दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज होने वाली एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है मोहरे। इस सीरीज की शुरुआत कबड्डी से होती है, लेकिन कैसे वो मनोरंजन से भरा खेल एक खिलाड़ी की जान ले लेता है। और जब पुलिस उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है तो उनके सामने सरकार और अंडरवर्ल्ड के कई राज आते हैं जिनको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉस्को। ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि अपने गुंडों से सुनील नाम के एक कबड्डी प्लेयर को पिटवा रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि सुनील की वजह से उसके 50 लाख रुपए डूब गए थे। दरअसल बॉस्को ने उनकी टीम के हारने पर 50 लाख की बेट लगाई थी। और इतना ही नहीं, बॉस्को ने सुनील को मैच से पहले हारने के लिए फोन भी किया था, पर फिर भी सुनील की टीम जीत गई। इस लॉस से बॉस्को बहुत ही गुस्से में था और वो सुनील को एक कॉफिन में बंद करवा देता है और सांस न ले पाने के कारण कॉफिन में ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल बॉस्को का कॉफिन का भी बिजनेस है और साथ ही उसकी एक फार्मा कंपनी भी है। ये है अर्जुन, जो कि एक पुलिस वाला है। इसको कबड्डी कैप्टन सुनील का केस दिया गया है। अब अर्जुन पर इस केस को लेकर काफी प्रेशर था क्योंकि सुनील मैच खत्म होते ही एकदम से गायब हो गया था। फिर अर्जुन बॉस्को के पास आता है क्योंकि सुनील और बॉस्को में काफी अच्छे कनेक्शन थे। फिर अर्जुन सीधा ही बॉस्को के पास आता है और सुनील के बारे में पूछता है। बॉस्को कहता है कि मैं उसे गायब क्यों करवाऊंगा, हम दोनों तो अच्छे दोस्त थे। तभी अर्जुन की बॉस्को के खास आदमी रजा के साथ बहस हो जाती है, लेकिन बॉस्को उसे शांत करवा देता है। फिर बॉस्को अर्जुन से कहता है कि तुम बिना सबूत के मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए जब तुम्हारे पास सबूत हो तभी तुम मेरे अड्डे पर आना। ये बात सुनकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आसमी नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। तभी आसमी की मुलाकात क्राइम रिपोर्टर राकेश से होती है। वो भी वहाँ पर सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में सीएम वहाँ पर आ जाते हैं। फिर राकेश सीएम से कबड्डी कैप्टन सुनील के लापता होने के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन सीएम के पास उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। फिर राकेश सीएम से और सवाल पूछता है, लेकिन इतने में सीएम पर गोली चल जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। पुलिस गोली चलाने वाले का बहुत पीछा करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। इस भगदड़ में आशमी भी नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब सीएम को गोली लगने की खबर हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था। इतने में खबर मिलती है कि सीएम उस हादसे में मारे गए, जिसकी वजह से पूरे शहर में दंगे फसाद होने लगते हैं। सीएम की मौत का सारा शक बॉस्को पर ही किया जा रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। इसलिए सभी को यही लग रहा था कि बॉस्को ने ही सीएम को मरवाया है। तभी हम डिप्टी सीएम राजीव जोशी को देखते हैं। राजीव सीएम की मौत पर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसके सीएम बनने की बारी है। दूसरी तरफ आशमी जब हॉस्पिटल में बैठी थी तो उसके पास माइकल नाम का एक पुलिस वाला आता है। दरअसल माइकल आशमी के पास सीएम पर हुए हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, लेकिन आशमी तो माइकल को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठती है। फिर जब वो माइकल से बातें करती है तो माइकल भी कहीं ना कहीं आशमी को पसंद करने लगता है। फिर जाते जाते आशमी बहाने से माइकल का नंबर भी ले लेती है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम टीवी पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे। वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ही दुख है कि सीएम साहब नहीं रहे और अब मैं उनकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। और लोग इस बात को नौटंकी समझ रहे थे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि सीएम साहब अभी मरे नहीं थे, जिंदा थे। दरअसल सीएम ने अपने मरने की झूठी खबर फैलाई थी। फिर वो अपने मैनेजर को कहते हैं कि अभी इस बात को राज ही रहने दो ताकि कुछ और लोगों के चेहरे सामने आ सके। तभी सीएम साहब के पास बॉस्को का फोन आता है। उनकी बातचीत से हमें ये क्लियर हो जाता है कि सीएम के ऊपर बॉस्को ने गोली नहीं चलवाई थी, बल्कि बॉस्को ने तो सीएम को पहले खबर दे दी थी कि आपके ऊपर गोली चलने वाली है, लेकिन सीएम को बॉस्को पर ही शक था। फिर सीएम साहब बॉस्को से कहते हैं कि कहीं तुमने तो वो आदमी नहीं भेजा था और फिर मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए तुमने मुझे बचा लिया हो। लेकिन बॉस्को जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुमने उन पुलिस वालों को मेरी इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोका तो मैं तुमको सच में मरवा दूंगा। ये बात सुनकर सीएम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और फिर अपने असिस्टेंट को किसी जाबर नाम के आदमी को फोन लगाने के लिए कहते हैं। फिर वो उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाते हैं। अगले सीन में हम बॉस्को की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर बॉस्को से सवाल पूछ रहे थे। बॉस्को कहता है कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो सीएम को फोन करके पहले ही बता दिया था कि आप पर हमला होने वाला है, लेकिन आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। तभी एक और न्यूज आती है जिसके अंदर सीएम खुद बात कर रहे थे। उसको देखकर बॉस्को और भी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम रिपोर्टर राकेश भी था। वो बॉस्को से सवाल पूछता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको ये खबर कहाँ से मिली कि सीएम साहब के ऊपर अटैक होने वाला है। इस बात का बॉस्को के पास
कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर रद्द कर देता है। तभी हम आसमी और राकेश को देखते हैं। राकेश आसमी को बॉस्को के एरिया में ले जाता है और बताता है कि ये सारा एरिया बॉस्को का है, यहाँ का एक भी आदमी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ पर इतने सारे दोस्त होते हैं वहाँ पर एक ना एक पुराना दुश्मन भी मिल जाता है, इसलिए हमें बस उसे ही ढूंढना है। तभी आसमी राकेश को बताती है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर खाली करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे अपने लिए एक नया घर चाहिए। आसमी जब ये बात राकेश को बता रही थी तभी राकेश की नजर सामने लगे एक बोर्ड पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था कि रूम फॉर रेंट। ये देखकर वे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जिस एरिया में वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उसी एरिया में उन्हें रेंट पर रूम भी मिल गया। दूसरी तरफ जाबर सीएम साहब से मिलने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है उसे रोक लिया जाता है क्योंकि उसके पास मेटल डिटेक्ट हो गया था। लेकिन जाबर पुलिस वालों को बताता है कि मेरे अंदर एक गोली फंसी है जो कि पिछले 22 सालों से मेरे अंदर ही है, और फिर वो पुलिस वालों को अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाता है जो वो हर वक्त अपनी जेब में रखता था। दरअसल सीएम ने जाबर को यहाँ पर बॉस्को को खत्म करने के लिए बुलाया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं बॉस्को उसे सच में ना मार दे। दोस्तों, जाबर एक खड़क पुलिस वाला है और वो बॉस्को का बहुत पुराना दुश्मन भी है, लेकिन फिर भी वो बॉस्को को मारने से इनकार कर देता है क्योंकि पहले सीएम बॉस्को के हर एक इलीगल काम में साथ देता था। लेकिन तभी जाबर को अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं जिसमें बॉस्को उसे गोली मार रहा था और वही गोली उसके शरीर में पिछले 22 सालों से फंसी है। फिर अपनी पुरानी बातों के कारण जाबर बॉस्को को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो सीएम को कहता है कि बॉस्को को लीगल तरीके से खत्म करने के लिए मुझे एक स्पेशल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सीएम भी उसे स्पेशल फोर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम आसमी को देखते हैं जो कि उसी घर में रेंट पर रूम पूछने के लिए आई हुई थी। उस घर की ओनर मिस शेरल नाम की एक औरत थी जो आसमी को कहती है कि मुझे तुम आंटी कहकर बुलाओ, और वो आसमी को रहने के लिए कमरा भी दे देती है। फिर जब आसमी अपने रूम में जाती है तो अपनी माँ की तस्वीर देखकर वो अपनी माँ से फोन पर बात करती है और कहती है कि अब आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्योंकि शेरल आंटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ मुझे घर वाली फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बॉस्को से मिलने जाता है। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि सीएम को बॉस्को नहीं बल्कि डिप्टी सीएम मरवाना चाहता था ताकि उसे सीएम की कुर्सी मिल जाए। दरअसल डिप्टी सीएम ने ही सीएम को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन सीएम उस हमले के दौरान बच गया, इसलिए डिप्टी सीएम बॉस्को पर गुस्सा कर रहा था। फिर बॉस्को कहता है कि मैंने तो सीएम पर गोली चलाने के लिए बंदा भेज दिया था, अब ये गलती मेरी थोड़ी है कि सीएम ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। तभी बॉस्को डिप्टी सीएम को बताता है कि मेरे पास जो तुमने सीएम को मारने की सुपारी दी थी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। ये सुनकर डिप्टी सीएम कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो वो सीएम तो क्या डिप्टी सीएम भी नहीं रहेगा। तभी जाबर के पास चौहान नाम का एक पुलिस वाला आता है। दरअसल चौहान वहाँ पर जाबर के लिए 5 लोगों की डिटेल लेकर आया था जो कि उसकी स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करेंगे। चौहान जाबर को बताता है कि ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। फिर जब जाबर उन सभी की डिटेल्स देख ही रहा था तभी वो देखता है कि अर्जुन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। फिर वो चौहान को कहता है कि हम अर्जुन को इस स्पेशल फोर्स में नहीं लेंगे क्योंकि अर्जुन का बाप एक मुजरिम था। जाबर कहता है कि ऐसे लोगों को तो पुलिस में होना ही नहीं चाहिए। तभी हम बॉस्को के खास आदमी रजा को देखते हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर राकेश को मार देता है क्योंकि वो बॉस्को के काम में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी दे रहा था। दूसरी तरफ जाबर अपने स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग बुलाता है। तभी वहाँ पर अर्जुन भी आ जाता है। अर्जुन उस समय बहुत ही गुस्से में था क्योंकि जाबर ने उसे स्पेशल फोर्स में शामिल नहीं किया था। वो आते ही जाबर से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर जाबर उसे कहता है कि तुम्हारा बाप एक डकैत था, उसने इतने घिनौने अपराध किए थे कि जब उसे मारा गया था तो तुम्हारे गाँव में दिवाली मनाई गई थी, और अब मैं उसके ही खून को इस स्पेशल फोर्स में नहीं ले सकता क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जाबर की ये बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो जाबर को मुक्का मार देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जाबर पर हाथ उठाने के जुर्म में अर्जुन को जेल भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर अर्जुन को मारने लगते हैं। दरअसल इन्हें जाबर ने ही भेजा था। फिर अर्जुन उन्हें कहता है कि जाबर को कह देना कि अगर मुझे मारना है तो वो खुद आए, अपने चमचों को ना भेजे। और इतना कहते ही अर्जुन उन पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बॉस्को अपने आदमियों के साथ बैठा था। तभी उसके पास एक अन्ना नाम का आदमी आता है। फिर अन्ना बॉस्को को बताता है कि जाबर फिर से आ गया है। ये बात सुनते ही बॉस्को
उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। फिर अन्ना उसे बताता है कि जाबर ने अर्जुन को अपनी फोर्स से बाहर निकाल दिया और इस बात से अर्जुन गुस्सा हो गया और उसने जाबर की पिटाई कर दी। अब वो बेचारा जेल में है। ये बात सुनकर बॉस्को को आइडिया आता है कि अब वो अर्जुन से खुद के लिए काम करवाएगा, क्योंकि उसे जाबर को खत्म करवाने के लिए एक शातिर पुलिस वाले दिमाग की जरूरत है। इसलिए वो अर्जुन को ही चुनता है। तभी जाबर अपनी स्पेशल फोर्स को अपना पहला मिशन देता है, जिसमें उन्हें सीएम पर गोली चलाने वाले शूटर को पकड़ना था। फिर जाबर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उन्हें ये आदमी जिंदा चाहिए। इस मिशन में माइकल भी था, जिसको अर्जुन की जगह पर रिप्लेस किया गया था। दरअसल ये मिशन माइकल के लिए एक ट्रायल मिशन था। अगर माइकल इस मिशन में अच्छे से परफॉर्म करता है तो वो स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन जाएगा। तभी उन्हें वो आदमी मिल जाता है और फिर सभी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन माइकल उस आदमी पर गोली चलाकर उसे मार देता है। ये देखकर उसके साथी माइकल पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस आदमी को जिंदा पकड़ना था। अगले सीन में हम देखते हैं आशमी जब अपने काम पर जा रही थी तो शरेल आंटी उसको रोक लेती है और उसके काम के बारे में पूछने लगती है। आशमी बताती है कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और बॉस्को के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ। फिर जैसे ही आंटी बॉस्को का नाम सुनती है तो आशमी को कहती है कि तुम इन सब से दूर रहो, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तभी आशमी को न्यूज देखने के लिए मैसेज आता है। फिर जैसे ही वो अपना टीवी ऑन करती है, हर एक न्यूज चैनल पर क्राइम रिपोर्टर राकेश की न्यूज का कवर आ रहा था, जिसकी कल रात ट्रेन हादसे में मौत हो गई। लेकिन आशमी को पता था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है, जो कि बॉस्को ने करवाया है, क्योंकि राकेश बहुत समय से बॉस्को के ही पीछे पड़ा था। फिर वो जल्दी से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ बॉस्को की लॉयर रिचल अर्जुन के पास जेल में जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 12 घंटों के अंदर अंदर यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। फिर अर्जुन भी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ आशमी अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि सीएम पर गोली चलना और सुनील का गायब होना और साथ ही राकेश की मौत, इन सब के पीछे बॉस्को का हाथ है। लेकिन उसका बॉस उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जाबर माइकल के ऊपर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने उस शूटर को जिंदा पकड़कर लाने की बजाय मार दिया था। फिर जाबर कहता है कि हमें तो सिर्फ उस आदमी पर शक था, हम शक के आधार पर किसी को मार नहीं सकते। अगर तुमने किसी बेकसूर आदमी को मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। फिर माइकल कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो शूटर हम में से किसी को मार देता। फिर माइकल जाबर को आशमी के बारे में भी बताता है, जिसने उस शूटर को बहुत ही करीब से देखा था। इसलिए जाबर माइकल को ऑर्डर देता है कि वो आशमी को उस शूटर की डेड बॉडी दिखाए, ताकि हमें पता लग सके कि क्या वो सही शूटर था या नहीं। फिर माइकल के जाने के बाद चौहान जाबर को कहता है कि अब माइकल को इस फोर्स से हटा दीजिए, लेकिन जाबर कहता है कि मैं माइकल को इस स्पेशल फोर्स से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमें बॉस्को का सामना करने के लिए ऐसे ही सिरफिरे की जरूरत है। दूसरी तरफ बॉस्को अपना भविष्य जानने के लिए फिलोमेना नाम की एक औरत के पास जाता है। वो औरत उसे बताती है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, लेकिन उसे टालने का एक ही तरीका है। अगले 40 दिन तक तुम्हें किसी का भी खून नहीं करना है और दुश्मनों की जगह अपने दोस्त बनाने की कोशिश करो। फिर वहाँ से जाने के बाद बॉस्को सीधा जाबर के घर चला जाता है। वहाँ पर जाते ही वो जाबर से पूछता है कि तुमने ये स्पेशल फोर्स क्यों बनाई है? तुम चाहे कितनी भी स्पेशल फोर्स बना लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात पर जाबर कहता है ये तो समय बताएगा। फिर उन दोनों में ये तय होता है कि 40 दिन बाद जब लिंट खत्म होगा तभी वे एक दूसरे को मारेंगे, तब तक वे बिल्कुल भी खून खराबा नहीं बहाएंगे। इस बात पर जाबर कहता है कि 40 दिन बाद जब ये लेंट खत्म होगा तब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। फिर बॉस्को उसे जवाब देता है कि गॉड ने सिर्फ 6 दिन में ये धरती बनाई थी और तुम खुद सोचो कि मेरे जैसे डेविल के पास 40 दिन है। इतना कहने के बाद बॉस्को वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल आशमी को उस शूटर की डेड बॉडी दिखाता है, लेकिन आशमी को उस डेड बॉडी को देखते ही उल्टी आने लगती है। फिर माइकल आशमी को एक कैफे में ले जाता है, जहाँ पर दोनों बैठकर चाय पीते हैं। फिर माइकल आशमी को बताता है कि मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उस शूटर को ठोका था। फिर आशमी पूछती है कि क्या इस पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? फिर माइकल उसे बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ। इस बात का आशमी को बहुत ही बुरा लगता है। अब बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे को और भी पसंद करने लगे थे। तभी हम बॉस्को के लॉयर रिचल को देखते हैं, जो अर्जुन का केस लड़कर उसे जीत लेती है। अब अर्जुन बिल्कुल आजाद था। तभी रिचल को उसका सीनियर लॉयर रोक लेता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम मुझसे काम सीखने के बाद बॉस्को के साथ हाथ मिला लोगी। फिर रिचल उस लॉयर को कहती है कि अर्जुन अपने बैच का सबसे अच्छा पुलिस ऑफिसर था, लेकिन सिर्फ उसके बाप के काले कारनामों की वजह से उसे स्पेशल फोर्स में नहीं लिया गया। अगर ये सब ऐसे ही चलता
रहा तो एक दिन कोई भी अर्जुन जैसा लड़का पुलिस में कभी भी शामिल नहीं होगा। ये बात सुनकर लॉयर कुछ भी नहीं बोलता और रिचल को गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। रिचल की ये बात अर्जुन भी सुन लेता है और वो रिचल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो अर्जुन को एक एड्रेस देती है और आज रात ही उसे वहाँ पर जाने के लिए कहती है। फिर अर्जुन पूछता है कि मुझको रिहा किसने करवाया है, लेकिन रिचल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम आसमी को देखते हैं जो श्रेयल आंटी के पास उनकी बेकरी में थी। तभी वहाँ पर बॉस्को आ जाता है और उसके बात करने के ढंग से उसको पता चल जाता है कि श्रेयल आंटी बॉस्को की बहन है। फिर बॉस्को के जाने के बाद आसमी आंटी से पूछती है कि क्या बॉस्को सच में आपका भाई है, लेकिन आंटी उसे अपने कामों में दखल अंदाजी करने से मना कर देती है। तभी माइकल जाबर को बताता है कि वो वही शूटर था जिसने सीएम पर गोली चलाई थी और आसमी ने भी उसे पहचान लिया है। लेकिन इस बात को और भी पक्का करने के लिए जाबर माइकल का कराता है और जाबर जो भी सवाल माइकल से पूछ रहा था माइकल भी उसका बिना झूठ बोले जवाब देता है। उसकी लॉयल्टी देखकर जाबर माइकल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर जाबर माइकल को अपनी स्पेशल फोर्स में जगह दे देता है। इतने में अर्जुन भी रिचल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही बॉस्को उसका इंतजार कर रहा था। फिर बॉस्को अर्जुन को कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अगर तुम्हें जाबर से बदला लेना है तो तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना चाहिए। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं बॉस्को अर्जुन के ऊपर थोड़ा एहसान जताता है और उसको अपने लिए काम करने के लिए भी कहता है। वो बताता है कि रेचल मेरी ही लॉयर है जिसने तुम्हारा केस लड़के तुम्हें जेल से आजाद करवाया है। लेकिन अर्जुन कहता है कि पार्टी बदलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि पहले मैं आपकी जान का दुश्मन था और आज आपके साथ मिलकर काम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बॉस्को पूछता है कि क्या तू फिर से जाबर के पास जाना चाहता है जो तुझे अपनी स्पेशल फोर्स में कभी भी देखना नहीं चाहता। अगर तुझे जाबर से बदला चाहिए तो तुझे मेरे साथ मिलना ही होगा। फिर अर्जुन बॉस्को से पूछता है कि आखिर आप जाबर से बदला क्यों लेना चाहते हैं। फिर बॉस्को कहता है कि तुम्हारी जाबर के साथ दुश्मनी नई है लेकिन हमारी दुश्मनी 30 साल पुरानी है। दरअसल बॉस्को अपना काम निकलवाने के लिए अर्जुन को भड़का रहा था। अब अर्जुन बॉस्को के साथ हाथ मिला लेता है। तभी बॉस्को अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट अर्जुन के सामने खोल देता है। बॉस्को बताता है कि जिस दिन तुम सुनील की पूछताछ करने के लिए मेरे पास आए थे उस दिन जिस कॉफिन पर मैं बैठा हुआ था उसी कॉफिन के अंदर सुनील की डेड बॉडी थी। ये बात सुनते ही अर्जुन के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। तभी बॉस्को कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर अर्जुन के वहां से जाने के बाद रजा बॉस्को से कहता है कि तुम अर्जुन को अपनी टीम में लेकर सही नहीं कर रहे, लेकिन बॉस्को उसे डांट देता है। उसी वक्त अन्ना भी बॉस्को से कहता है कि तुम्हें अर्जुन को अपना इतना बड़ा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था। फिर अन्ना की बात पर बॉस्को कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन रजा तो अर्जुन से नफरत करता था और ये उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था। अगले सीन में हम आसमी को देखते हैं जो श्रेयल के पास गिफ्ट लाई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रेयल आंटी उस दिन के बाद उससे गुस्सा हो गई हैं जब उसने बॉस्को के बारे में पूछा था। लेकिन श्रेयल कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी आसमी देखती है कि आज श्रेयल आंटी काफी ज्यादा काम में बिजी हैं, इसलिए आसमी को लगता है कि आज आंटी को काफी ज्यादा ऑर्डर मिले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर आंटी बताती है कि आज मेरी फ्रेंड वेरोनिका का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं उसके बर्थडे वाले दिन 100 गरीब बच्चों को खाना खिलाती हूँ। फिर श्रेयल आंटी ये बात बताते बताते भावुक हो जाती है। तभी आसमी पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपके जितने भी अपने थे वो सब मारे गए। फिर आंटी बताती है कि उसके घर में आग लगी थी। दरअसल श्रेयल आंटी के 2 बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम भानु था और छोटे बेटे का नाम आदित्य, और आग लगने की वजह से ये दोनों ही मारे गए। उसी दिन उसके पति को भी किसी ने गोली मार दी थी। तभी आसमी वेरोनिका की मौत के बारे में पूछती है। फिर आंटी बताती है कि उसने सुसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ सीएम जाबर को अकेले मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो उसके काम से बहुत ही नाखुश था, क्योंकि उसके हाथ अभी तक एक भी सबूत नहीं लगा था और ऊपर से जो शूटर उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए बोला गया था वो भी जाबर जिंदा नहीं पकड़ पाया। फिर सीएम जाबर को अर्जुन के बारे में भी बताता है कि उसने एक बड़े लॉयर की हेल्प से अपना केस जीतकर जेल से रिहा हो गया। अब वो बॉस्को के लिए काम करता है, लेकिन जाबर अर्जुन पर इतना ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि उसका पूरा ध्यान बॉस्को पर ही था। फिर वो सीएम को कहता है कि आप हम पर विश्वास रखिए, हम जल्द ही आपका दिया हुआ काम खत्म कर लेंगे। इसके बाद जाबर अपने स्पेशल फोर्स के लोगों की लॉयल्टी देखने के लिए एक प्लान बनाता है। चौहान अपने सभी ऑफिसर्स को कहता है कि हमें एक आदमी मिला है और उसे तुम्हें शूट करना होगा, लेकिन कोई भी उस आदमी को शूट नहीं कर पाता और अलग अलग बहाने बनाकर
बाहर आ जाते हैं, लेकिन माइकल जाते ही उस आदमी को शूट कर देता है, लेकिन देखता है कि उसके गन में गोली ही नहीं थी। तभी वो आदमी अपना मास्क उतारता है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद जाबर था। अब माइकल इस टेस्ट को पास कर लेता है और जाबर को भी उन सभी में से एक ईमानदार ऑफिसर मिल जाता है, जो बिना सवाल पूछे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करे। इसके बाद जाबर अपने सिकंदर नाम के कुत्ते को लेकर बॉस्को के अड्डे पर चला जाता है। जाबर वहां पर आते ही सिकंदर को खुला छोड़ देता है ताकि वो सूंघ कर कुछ पता लगा सके। तभी हम अर्जुन और रेचल को देखते हैं, जिनके साथ रजा भी था। दरअसल रेचल अर्जुन को उसके रहने की जगह और मंथली पे के बारे में बता रही थी और वो अर्जुन से काफी इम्प्रेस भी थी। इतने में रजा के पास बॉस्को की कॉल आती है, जो कि अभी के अभी उसे और अर्जुन को अपने अड्डे पर आने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वे दोनों अड्डे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जाबर और माइकल वहां पर आए हुए थे। फिर जाबर अर्जुन को देखते ही कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। फिर बॉस्को कहता है कि इज्जत से बात करो, वो मेरा आदमी है। उनकी इस बहस से रजा और माइकल के बीच में भी बहस हो जाती है, लेकिन बॉस्को उसे शांत रहने के लिए कहता है। इतने में सिकंदर भौंकने लगता है। फिर जब जाबर वहां पर जाकर देखता है तो वहां सुनील की नहीं बल्कि किसी और की बॉडी पड़ी थी। बॉडी को देखकर जाबर कहता है कि अब तुम मेरे रडार पर हो और मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद जाबर माइकल को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद रजा अर्जुन पर सवाल उठाता है कि इसके यहाँ पर आते ही हमारे अड्डे पर रेड पड़ गई, लेकिन फिर भी बॉस्को उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। रजा की बात को इग्नोर करके बॉस्को उसे कंसाइनमेंट पर जाने के लिए कहता है और साथ ही अर्जुन को भी साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रजा अर्जुन को ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर बॉस्को के जोर देने पर वो अर्जुन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर उनके जाने के बाद अन्ना कहता है कि रजा ठीक कह रहा था, हमें इतनी जल्दी अर्जुन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर बॉस्को कहता है कि एक दिन हम जाबर के घर गए थे, इसलिए आज वो हमारे घर पर आया था। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि जाबर बोलकर गया था कि वो वापस जरूर आएगा, इस वजह से बॉस्को सुनील की बॉडी को दफनाने के लिए कहता है ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। तभी श्रेयल रजा और अर्जुन को एक साथ जाते हुए देख लेती है। दरअसल रजा अर्जुन को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जा रहा था, जहां पर वो गैर कानूनी तरीके से गन्स मंगवाते हैं। फिर रजा अर्जुन को गन असेंबल करना सिखाता है। दूसरी तरफ श्रेयल आंटी अपनी फ्रेंड की ग्रेव के पास प्रे कर रही थी। तभी वो देखती है कि बॉस्को के कुछ लोग चुपके से एक कॉफिन को दफना रहे थे। फिर श्रेयल जल्दी से जाकर ये सब कुछ आसमी को बताती है। वो आसमी को कहती है कि मुझे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें जल्दी से पुलिस को बताना चाहिए। इसलिए आसमी माइकल को फोन करके वहाँ पर बुला लेती है। फिर जब वे उस कॉफिन को निकालते हैं तो वहाँ पर बॉस्को के आदमी भी आ जाते हैं। फिर अन्ना माइकल को वो कॉफिन खोलने से बार बार मना करता है, लेकिन माइकल के ज्यादा जिद करने पर वो कॉफिन को खोल देता है, जिसमें सुनील की नहीं बल्कि कोई लावारिस बॉडी थी। फिर माइकल श्रेयल आंटी और आसमी को वापस घर ले आता है। फिर आंटी माइकल को चॉकलेट केक खाने के लिए देती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद था। इतने में अन्ना और रजा दोनों ही बॉस्को के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बॉस्को ने उन्हें बोला था कि पुलिस वाले उस बॉडी को जरूर चेक करेंगे। इसी वजह से उन्होंने वहां पर किसी और की ही बॉडी को गाड़ दिया था। अब अन्ना बॉस्को से पर्सनल बात करना चाहता था, इसलिए वो रजा को बाहर भेज देता है। रजा बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। फिर बाहर आकर अन्ना रजा को सुनील की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम देता है। तभी श्रेयल आंटी के घर पर एक डिलीवरी बॉय आता है, जिसको श्रेयल आंटी जल्दी से खींचकर अंदर ले जाती है। वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो कि श्रेयल आंटी का बेटा भानु था। श्रेयल उसे बार बार यहाँ पर आने के लिए मना करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ आपका बनाया हुआ केक खाने के लिए आता हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं श्रेयल आंटी अर्जुन को अपने पास आने का सही कारण पूछती है। फिर अर्जुन बताता है कि जाबर ने मुझे पुलिस फोर्स से बाहर निकलवा दिया। ये बात सुनकर श्रेयल उससे पूछती है कि क्या जाबर को तुम्हारी असलियत पता चल गई है, लेकिन अर्जुन कहता है ऐसा नहीं है। जाबर ने तो मुझे मेरे बाप के काले कारनामों की वजह से पुलिस फोर्स से बाहर निकलवा दिया और फिर मुझे जेल में भी करवा दिया, लेकिन बॉस्को ने मुझे जेल से बाहर निकाला। ये बात सुनकर श्रेयल और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो अर्जुन को बॉस्को से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन उन्हें कहता है कि बॉस्को बहुत ही अच्छा आदमी है। फिर श्रेयल अर्जुन को बताती है कि वो बॉस्को ही था जिसने हमारे घर में आग लगाई थी और तुम्हारे बाप को भी मार दिया। उस दिन मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाई। फिर अर्जुन को बचाने के बाद श्रेयल उसे अपने पति के दोस्त भीम सिंह के पास छोड़ आती है, ताकि बॉस्को को उसके बारे में पता ना चल सके। और वही भीम सिंह अर्जुन का नकली बाप था,
जिसके काले कारनामों की वजह से अर्जुन को पुलिस फोर्स से बाहर निकाल दिया गया। अब श्रेयल एक बार फिर से अर्जुन को बॉस्को से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन इतने में उनकी आवाज को सुनकर आसमी वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर अर्जुन अपना मुंह छुपाकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सीएम साहब अपने घर में रिलैक्स हो रहे थे, तभी उनके पास उनका असिस्टेंट आता है। वो सीएम साहब को बताता है कि डिप्टी सीएम पार्टी के 21 लोगों को लेकर कहीं पर चले गए हैं। ये बात सुनते ही सीएम साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर मेजोरिटी डिप्टी सीएम के पास चली गई तो वो सीएम बन जाएगा। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को जल्दी से उनका पता लगाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि डिप्टी सीएम उन 21 एमएलए को कहीं घुमाने के लिए ले गया था। फिर वो उन्हें हौसला भी देता है कि मेरे सीएम बनने के बाद तुम कितने भी इलीगल काम करना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दरअसल डिप्टी सीएम गलत तरीके से सीएम की कुर्सी को हड़पना चाहता था। दूसरी तरफ रेचल अर्जुन को लेकर कोर्ट पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही जाबर और उसके दूसरे ऑफिसर बैठे हुए थे। फिर वो सभी अर्जुन को उसके बाप का नाम लेकर फिर से बेइज्जत करने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर रेचल जाबर के पास जाकर उसे ऐसा करने से मना करती है। दरअसल रेचल वहां पर अर्जुन की पुरानी वाली जॉब उसे वापस दिलाने के लिए आई थी, लेकिन जज के आने में अभी टाइम बाकी था, इसलिए रेचल अर्जुन को वहां से लेकर चली जाती है। कार में बैठकर अर्जुन रेचल को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और रेचल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम बॉस्को को देखते हैं, जिसके पास सीएम आया हुआ था। सीएम बॉस्को को बताता है कि जोशी यानी डिप्टी सीएम हमारे 21 एमएलए को लेकर भाग गया है। दरअसल सीएम यहाँ पर बॉस्को से हेल्प लेने के लिए आया था, ताकि वो जोशी का पता लगा सके, लेकिन बॉस्को उसे कहता है कि तुम ये काम अपने सूंघने वाले कुत्ते यानी जाबर से क्यों नहीं करवा लेते। फिर सीएम कहता है कि मुझे सूंघने वाला नहीं बल्कि काटने वाला कुत्ता चाहिए, लेकिन फिर भी बॉस्को उसका काम करने से इनकार कर देता है। फिर सीएम उसे एक कागज देते हैं, जो कि 200 एकड़ जमीन का कागज था, जिसको बॉस्को काफी टाइम से लेना चाहता था, ताकि वो अपनी फार्मा कंपनी को एक्सपेंड कर सके। लेकिन बॉस्को सीएम के सामने एक और मांग रख देता है कि तुम अपना वो पालतू कुत्ता जाबर फिर से दिल्ली भेज दो, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। फिर सीएम साहब उसकी बात मान लेते हैं और बॉस्को भी अब उनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम रेचल और अर्जुन को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। अर्जुन रेचल से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। फिर रेचल बताती है कि मैं अनाथ हूँ और बॉस्को के एनजीओ में रहते रहते मैं आज इतनी बड़ी लॉयर बन गई और इसी वजह से मैं बॉस्को के लिए काम भी करती हूँ। तभी रेचल अर्जुन को रात को अपने घर खाने पर इनवाइट करती है। इतने में अर्जुन के पास बॉस्को की कॉल आती है और वो रेचल को रात को खाने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ रजा श्रेयल आंटी के पास बॉस्को के लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए जाता है। तभी आंटी कहती है कि क्या बॉस्को खुद नहीं आ सकता। फिर रजा कहता है कि आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो, इसीलिए ही मैं यहाँ पर बॉस्को का खाना लेने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर है अगर बॉस्को यहाँ पर आया तो वो आपके साथ बहस करेगा। इतने में बॉस्को भी वहाँ पर आ जाता है। फिर बॉस्को श्रेयल को उसके रेंट पर रहने वाली न्यूज रिपोर्टर को घर से निकाल देने के लिए कहता है, लेकिन श्रेयल उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और बॉस्को को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये बात सुनकर बॉस्को को गुस्सा आ जाता है। अब वो श्रेयल को मारने ही वाला था कि तभी रजा उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर वे दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब श्रेयल बॉस्को की बातों से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और अपनी सेफ्टी के लिए जल्दी से गन लोड कर लेती है। इतने में वहाँ पर माइकल भी आ जाता है। फिर श्रेयल डर के मारे माइकल को ही गोली मारने वाली थी, लेकिन माइकल उन्हें समझाकर उनके हाथ से गन ले लेता है। फिर वो माइकल के गले लगकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ बॉस्को के बुलाने पर अर्जुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बॉस्को अर्जुन को डिप्टी सीएम जोशी के बारे में बताता है कि वो 21 एमएलए को लेकर कहीं पर भाग गया है। दरअसल बॉस्को अर्जुन के पुलिस वाले दिमाग की हेल्प चाहता था, ताकि वो जोशी की लोकेशन का पता लगा। अर्जुन थोड़ा सोचकर बताता है कि वो किसी 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में गया होगा, इसलिए हमें उनकी उन होटलों में तलाश करनी चाहिए जहां पर ज्यादा मात्रा में विदेशी दारू आई हो। फिर बॉस्को अर्जुन के इस आइडिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो रजा को उसकी जगह से उठाकर वहां पर अर्जुन को बिठा देता है और ये बात रजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अर्जुन धीरे धीरे बॉस्को का खास आदमी बनता जा रहा था। अगले सीन में हम सुनील की वाइफ को देखते हैं, जिसके घर पर सुनील के कुछ दोस्त आए हुए थे। दरअसल उन्हें सुनील की किट से उसका फोन मिल गया था, इसलिए वो उस फोन को देने के लिए यहाँ पर आए थे। सुनील की वाइफ जल्दी से सुनील के फोन के बारे में पुलिस को बता देती है। दूसरी तरफ माइकल अभी भी श्रेयल आंटी के पास बैठा हुआ था। फिर वो आंटी से उनके और बॉस्को के बारे में पूछता है, लेकिन श्रेयल उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी माइकल के पास चौहान की कॉल आती है। चौहान उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जल्दी कबड्डी प्लेयर सुनील के घर जाकर उसकी वाइफ से सुनील का फोन लेकर आए। इसलिए माइकल श्रेयल आंटी का केक खाए बिना ही
वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि माइकल के पहुंचने से पहले ही सुनील के घर पर रजा पहुंच जाता है, जो कि अपने आप को पुलिस वाला बताकर उससे फोन लेने की कोशिश करता है। लेकिन सुनील की वाइफ उसे अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है। अब रजा के पास वो फोन लेने का कोई और रास्ता था ही नहीं, इसलिए वो सुनील की वाइफ और सुनील के बाप को मारकर वहाँ से फोन लेकर भाग जाता है। फिर जैसे ही रजा उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है, इतने में माइकल भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो रजा को देख नहीं पाता। फिर माइकल जल्दी से ऊपर जाता है, जहाँ पर उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती है। तभी रजा भागता हुआ रेचल के फ्लैट में चला जाता है। दरअसल रजा के पास भी रेचल के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी थी। रजा अपने साथ कुछ खाने का सामान भी लाया था, जिसमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी थी, जिनको वो फ्रिज में रख देता है। दरअसल रजा भी रेचल को पसंद करता था और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने में रेचल भी अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। तभी रजा रेचल के फोन पर अर्जुन के भेजे हुए काफी सारे मैसेज देखता है, जिनको देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अर्जुन उसके और रेचल के बीच में आ रहा था। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जोशी लड़कियों के साथ एक होटल में मजे ले रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक लड़की को अर्जुन ने भेजा था, इसलिए वो अर्जुन को मैसेज करके सब कुछ बता देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं सीएम साहब मीडिया के सामने खड़े थे। तभी आसमी सीएम से डिप्टी सीएम के साथ गए एमएलएस के ऊपर सवाल उठाती है। आसमी पूछती है, क्या आप जोशी के वापस आने पर उन्हें सजा देंगे? फिर सीएम कहते हैं कि मैं उसे सजा क्यों दूंगा, वो तो मेरे बड़े भाई जैसा है। फिर सीएम कैमरा के सामने झूठे मन से कहता है कि जोशी तुम वापस आ जाओ, सीएम की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ जोशी उन लड़कियों के साथ नाच रहा था। तभी वो थक कर बैठ जाता है। फिर वो लड़की जोशी की थकान दूर करने के लिए उसे गोलियां दे देती है और जोशी भी जोश जोश में उन गोलियों को ले लेता है। दूसरी तरफ अर्जुन आज रेचल के घर जाता है। फिर जैसे ही रेचल दरवाजा खोलती है तो वो देखती है बाहर अर्जुन आया है। उसको देखकर रेचल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रेचल पूछती है, तुम बिना बताए क्यों आ गए? कम से कम मुझे बताकर तो आना चाहिए था। फिर अर्जुन कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, लेकिन तुमने उसे सीन करके छोड़ दिया। इस बात पर रेचल ध्यान नहीं देती और अर्जुन को घर के अंदर बुला लेती है। तभी रेचल चेंज करने के लिए चली जाती है। उस समय रजा एक अलमारी के अंदर छुपा हुआ था और अर्जुन को देख रहा था। इतने में रेचल चेंज करके बाहर आ जाती है। आज वो काफी सुंदर लग रही थी, इसलिए अर्जुन भी उसकी तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ जोशी के साथ जो लड़की थी वो बाहर आकर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक एमएलए बाहर आता है। फिर जैसे ही वो जोशी के रूम में जाता है तो देखता है वो मरा पड़ा है। ये देखकर एमएलए भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इतने में जाबर भी अपने ऑफिसर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तभी वो एमएलए फोन पर सीएम से माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। फिर सीएम उसे माफ कर देता है और कहता है कि किसी को भी जोशी की मौत का असली सच नहीं पता चलना चाहिए, कि उसकी मौत जोश बढ़ाने वाली गोलियों की ओवरडोज के कारण हुई है। इस बात से साफ साफ पता चल रहा था कि जोशी को सीएम ने मरवाया है, क्योंकि वो उसके साथ गद्दारी कर रहा था। तभी जाबर एक प्लान बनाता है कि वो जोशी को होटल के ऊपर वाले माले से गिरा देगा, ताकि सभी को लगे कि जोशी ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एमएलए बाकी के दूसरे एमएलए को जोशी की मौत के बारे में बता ही रहा था कि तभी जोशी की लाश सीधा ऊपर से नीचे आकर गिरती है। इसलिए वो एमएलए किसी को कुछ नहीं बताता और इस राज को राज रहने देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और जोशी की बॉडी को ले जाती है। फिर जाबर माइकल को अपने पास बुलाकर कहता है कि जोशी की फोरेंसिक रिपोर्ट मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ अर्जुन और रेचल दोनों बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन पास्ता में ज्यादा मिर्ची होने की वजह से अर्जुन खांसने लगता है। फिर रेचल उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। फिर जैसे ही रेचल फ्रिज खोलती है तो देखती है वहाँ पर उसकी फेवरेट चॉकलेट पड़ी है। उस चॉकलेट को लाकर रेचल अर्जुन से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरी फेवरेट चॉकलेट के बारे में कैसे पता चला? लेकिन वो चॉकलेट तो रजा उसके लिए लाया था, इसलिए अर्जुन उसका फायदा उठाता है और कहता है कि मुझे ये पहले से ही पता था। फिर रेचल अर्जुन को अपने कमरे में ले जाती है और ये सब अलमारी में छुपा हुआ रजा भी देख रहा था। ये सब देखकर रजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने के बारे में सोचता है। तभी उसके पास रखा हुआ सुनील का फोन नीचे गिर जाता है। फिर बाहर जाकर वो रेचल की बिल्ली को मार देता है और वहाँ पर रखे हुए एक फूलदान को नीचे गिराकर वहाँ से चला जाता है। उसकी आवाज सुनकर रेचल और अर्जुन जल्दी से बाहर आते हैं। फिर रेचल अर्जुन को कहती है कि ये अपने आप नहीं गिर सकते क्योंकि ये बहुत भारी है, और फिर उसका मूड ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल आसमी को मिलने के लिए बुलाता है। आसमी जल्दी से माइकल की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। फिर वहां पर जाते ही माइकल उसे जोशी की डेड बॉडी दिखाता है, जिसको देखकर आसमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो आसमी को जोशी की तस्वीर लेने के लिए कहता है ताकि आसमी सबसे पहले इस फोटो को छापकर फेमस हो जाए। फिर वो माइकल को श्रेयल आंटी का भेजा हुआ केक देती है,
फिर माइकल आंटी का हाल चाल पूछने लगता है। आशमी बताती है कि श्रेयल आंटी काफी ज्यादा परेशान रहती है और बॉस्को भी आंटी की बेकरी में आता जाता रहता है और इस बात से आंटी को बहुत चिढ़ मचती है। फिर वो माइकल को आंटी के पास आए उस लड़के के बारे में भी बताती है जिसको उसने उस रात आंटी से बातें करते हुए सुना था। फिर माइकल पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा, लेकिन आशमी कहती है नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। अगले सीन में हम देखते हैं जाबर को जोशी की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई थी। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि जोशी की मौत दवाई की ओवरडोज की वजह से हुई है और ये गोलियां स्पेशल किसी फार्मा कंपनी ने बनाई है क्योंकि उन 2 गोलियों के अंदर पूरे 1 डिब्बे गोलियों जितनी ताकत थी। फिर जाबर डॉक्टर से वहां की कुछ फार्मा कंपनी के बारे में पूछता है जिन कंपनियों में से पहला नंबर बॉस्को की कंपनी का था। अब जाबर समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये बॉस्को का ही काम है। तभी हम श्रेयल आंटी को देखते हैं जिसके पास पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लेडी पुलिस उतरकर श्रेयल आंटी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल श्रेयल को जाबर ने अपने पास बुलाया था। श्रेयल उसके पास जाती है और कहती है कि आज से 15 साल पहले भी तुमने मुझे ऐसे ही बुलाया था और उस दिन मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। फिर जाबर कहता है कि मैंने आपको यहाँ कुछ पूछने के लिए नहीं बल्कि कुछ बताने के लिए बुलाया है कि मैं जल्दी ही बॉस्को को मारने वाला हूँ। तभी श्रेयल कहती है कि ये सब तुम मुझे घर पर आकर भी बता सकते थे। फिर जाबर कहता है कि मेरी उस घर में आने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उस घर में मैंने बहुत खून खराबा देखा है और कई लोगों की चीखें सुनी है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि श्रेयल की दोस्त वेरोनिका जाबर की वाइफ थी। एक रात बॉस्को आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसमें वेरोनिका की भी मौत हो जाती है, लेकिन जाबर घायल हो जाता है। अब जाबर उन सब का बदला लेना चाहता था, लेकिन श्रेयल कहती है कि मैं ये सब कुछ भूल चुकी हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। और इतना कहने के बाद श्रेयल आंटी वहाँ से चली जाती है। तभी हम बॉस्को को देखते हैं, वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर बॉस्को जोशी के साथ वाली लड़कियों को छुपाने के लिए कहता है और सीएम की होटल वाली वीडियो को वायरल करने के लिए कहता है। तभी थोड़ी देर बाद जोशी की होटल में लड़कियों के साथ मजे ले रही वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। अब सभी न्यूज वाले उसी वीडियो को कवर कर रहे थे। यह देखकर सीएम सीधा बॉस्को को फोन करता है और इस सारे मामले का जिम्मेदार बॉस्को को ही ठहराता है, लेकिन बॉस्को झूठ कह देता है कि ये काम मेरा नहीं है। फिर सीएम बॉस्को को जोशी के साथ वाली लड़कियों को ढूंढने के लिए कहता है और उन्हें मार देने के लिए कहता है और बॉस्को को कहता है कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को इंटरनेट से हटाओ और फिर वो फोन काट देता है। इतने में वहाँ पर जाबर भी आ जाता है और वो सीएम की बातें सुन लेता है। फिर वो सीएम से पूछता है कि क्या आप उन होटल वाली लड़कियों को जानते हैं। अब जाबर को पूरा विश्वास हो गया था कि जोशी को सीएम ने ही मरवाया है, इसलिए वो सीएम को थोड़ा संभल कर चलने के लिए कहता है। फिर जाबर कहता है कि अगर इस बात के बारे में किसी को भी पता चल गया तो मेरी तो सिर्फ ट्रांसफर होगी, लेकिन आप एक आम नागरिक बन जाएंगे। फिर बाहर आकर जाबर अपने ऑफिसर्स को होटल वाली लड़कियों को ढूंढकर सेफ रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब बॉस्को अर्जुन के साथ था तो वहाँ पर रजा भी आ जाता है। फिर बॉस्को रजा से कबड्डी प्लेयर सुनील का फोन मांगता है जो कि उसने रजा को लाने के लिए भेजा था, लेकिन उस वक्त वो फोन रजा के पास नहीं था। इस बात पर बॉस्को उसे डांटता है। फिर बॉस्को अर्जुन को उन लड़कियों को सेफ रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें गन से शूट कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं सीएम साहब जाबर पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि जाबर सीएम को एक भी इंफॉर्मेशन लाकर नहीं दे पा रहा था। फिर जाबर सीएम से कहता है मुझे सिर्फ 7 दिन दीजिए और इन 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पास बॉस्को के खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे। ये बात सुनकर सीएम जाबर को 7 दिन दे देता है। फिर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है। वहाँ पर बैठा एक रिपोर्टर सीएम से लगातार हो रही मौतों के ऊपर सवाल उठाता है। तभी आसमी भी उन मौतों के ऊपर आवाज उठाती है। आसमी कहती है कि हम सबको लगता है कि ये जितनी भी मौतें अभी तक हुई हैं, इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर है और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इस बात पर सीएम कुछ भी नहीं कहते। फिर वो चालाकी से प्रेस के सामने जाबर को आने के लिए कहता है। सीएम प्रेस में बताता है कि इन सब घटनाओं को संभालने का काम जाबर को दिया गया है। दूसरी तरफ बॉस्को के पास जोशी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। बॉस्को उसे देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके सिर से एक टेंशन तो गई नहीं थी, इतने में दूसरी आ गई थी। फिर जैसे ही बॉस्को उस रिपोर्ट को पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था कि जोशी की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई है। दरअसल बॉस्को इसलिए डर रहा था क्योंकि अगर ये रिपोर्ट बाहर आ गई तो फिर से उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बॉस्को की ही है। उस समय अन्ना भी बॉस्को के पास खड़ा था। फिर वो बॉस्को को बताता है कि मीडिया तो सबको ये बता रही है कि जोशी की मौत होटल की बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से हुई है, लेकिन बॉस्को को ये भी पता था कि जोशी को जाबर ने ही उस होटल की बिल्डिंग से नीचे गिराया था ताकि सबको ये सुसाइड लगे। तभी बॉस्को को सुनील की बॉडी के बारे में याद आता है जिसको ठिकाने लगाने का काम उसने अन्ना को दिया था। फिर अन्ना बॉस्को को बताता है
कि मैंने सुनील की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बॉस्को को बुलाकर अंदर ले जाता है, जहाँ पर जाबर प्रेस के सामने बोल रहा था कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी टीम के साथ इस शहर के सभी अपराधियों को पकड़ लूंगा। यह देखकर जाबर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जल्दी से सीएम को फोन करता है और पूछता है कि आखिर तुमने इस जाबर का ट्रांसफर क्यों नहीं किया। फिर सीएम कहता है कि ये 7 दिन पूरे हो जाने के बाद मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा। ये बात सुनकर बॉस्को फोन काट देता है। फिर वो अर्जुन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने अर्जुन को उन लड़कियों को सेफ रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो उनके सहारे सीएम को ब्लैकमेल करना चाहता था। लेकिन उसका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। अब बॉस्को को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उन लड़कियों को जाबर ने मरवाया है, लेकिन अर्जुन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो लड़कियां जाबर को मिल जाती तो वो उन सबसे गवाही लेकर आपको अंदर करवा देता। ये बात सुनकर बॉस्को थोड़ा शांत हो जाता है और अर्जुन के पुलिस वाले दिमाग की तारीफ करता है। अब वो दोबारा सीएम को फोन करना चाहता था और बताना चाहता था कि लड़कियों का खून उसने ही करवाया है, लेकिन अन्ना उसे रोक देता है और कहता है कि इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन बॉस्को कहता है कि मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर अन्ना बॉस्को से उस जोशी की फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि आखिर वो रिपोर्ट तुम्हें किसने ला कर दी। लेकिन बॉस्को उसे अपने काम से मतलब रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जाबर को देखते हैं। दरअसल जाबर को अब लग रहा था कि कोई ना कोई उसकी खबर बाहर बॉस्को तक पहुंचा रहा है। फिर जाबर चौहान को कहता है कि मुझे माइकल पर शक है, क्योंकि उसने मेरे ऑर्डर्स ना मानते हुए सीएम पर अटैक करने वाले बंदे को मार दिया था और वो सुनील के परिवार को भी नहीं बचा पाया और ना ही उसे सुनील का फोन मिला। लेकिन चौहान कहता है कि शायद उनके पीछे अर्जुन का हाथ है, लेकिन जाबर उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। इसलिए जाबर चौहान को फिर से लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए कहता है। तभी हम रेचल को देखते हैं, जो कि अपने काम पर जा रही थी। तभी उसके घर में काम करने वाला उसे एक फोन ला कर देता है। रेचल को भी उस फोन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उस फोन को अपने पास रख लेती है। फिर जैसे ही रेचल अपनी अपार्टमेंट से बाहर जाती है, वहाँ पर रजा भी उस फोन को ढूंढने के लिए आ जाता है, जो कि सुनील का फोन था, लेकिन उसको वो फोन कहीं पर भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जाबर माइकल से कुछ सवाल जवाब कर रहा था। माइकल जाबर को क्राइम रिपोर्टर राकेश के बारे में बताता है कि उसे किसी ने मारा है, लेकिन किसी के पास भी इस बात का पुख्ता सबूत नहीं था। फिर जाबर माइकल को उसका पता लगाने के लिए भेज देता है। फिर वो चौहान को भी माइकल का पीछा करने के लिए कहता है, ताकि वो ये पता लगा सके कि माइकल किन किन से जाकर मिलता है। तभी माइकल सीधा आसमी के पास जाता है और कहता है कि पता नहीं जाबर क्यों मुझ पर इतना शक कर रहा है। जब वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रेचल माइकल को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती है, क्योंकि ये दोनों बचपन के दोस्त थे। और श्रेयल आंटी भी उन सब को देख लेती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम चौहान को देखते हैं, जो कि माइकल का पीछा कर रहा था। फिर चौहान जाबर को फोन करके बताता है कि माइकल उस न्यूज रिपोर्टर आसमी और बॉस्को की लॉयर रेचल के साथ खड़ा है। ये बात सुनकर जाबर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी श्रेयल आंटी सभी को खाने के लिए केक देती है। तभी आसमी वहाँ पर लगी फोटो में मौजूद एक औरत के बारे में पूछती है। फिर श्रेयल आंटी उन्हें बताती है कि ये जाबर की वाइफ वेरोनिका है, जिसको हमने बॉस्को के हाथों से मरते हुए देखा था। उसी वक्त माइकल के पास जाबर का फोन आता है और वो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। इतने में रजा भी बॉस्को के पास पहुंच जाता है। वो बॉस्को को डरते हुए बताता है कि सुनील का फोन मुझे कहीं भी नहीं मिला। ये बात सुनकर बॉस्को अपना आपा खो बैठता है और जल्दी से जल्दी रजा को वो फोन ढूंढने के लिए कहता है। तभी बॉस्को के पास एक आदमी आता है और बताता है कि अन्ना को कोई उठा कर ले गया है। दूसरी तरफ जाबर माइकल से सवाल करता है कि तुम बॉस्को की लॉयर रेचल के साथ क्या कर रहे थे। फिर माइकल बताता है कि वो मेरे बचपन की दोस्त है और हम एक ही अनाथालय में बड़े हुए हैं। ये बात सुनकर जाबर माइकल को अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कहता है। फिर वो माइकल को एक गन देता है और बॉस्को के सबसे खास आदमी अन्ना को मारने का ऑर्डर देता है। माइकल जाबर से गन लेकर सीधा अन्ना के पास जाकर उसे शूट कर देता है। ये देखकर जाबर की गलतफहमी दूर हो जाती है। अब वो मान लेता है कि माइकल गद्दार नहीं है। फिर वो चौहान से कहता है कि अगर ये बॉस्को के साथ मिला होता तो ये कभी भी उसके खास आदमी को नहीं मारता। फिर माइकल उदास होकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी उसके पास जाबर आता है। फिर माइकल जाबर को कहता है कि भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आज एक निर्दोष की जान ली है। ये बात सुनकर जाबर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इसके मरने से इस शहर में क्राइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फिर माइकल वहाँ से सीधा चर्च जाता है। वो प्रीस्ट को आज जो भी हुआ उसके बारे में कन्फेशन करता है, लेकिन वहाँ पर प्रीस्ट नहीं बल्कि बॉस्को बैठा हुआ था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बॉस्को क्या करता है।
7वें एपिसोड में हम देखते हैं जब बॉस्को को पता चलता है कि माइकल ने उसके खास आदमी अन्ना को ठोक दिया, तो बॉस्को कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं मारते तो जाबर तुम पर भरोसा कभी नहीं करता और जल्दी ही वो तुम्हें भी मार देता। इस बात से हमें पता चलता है कि जाबर का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि माइकल बॉस्को के लिए ही काम कर रहा था। फिर माइकल बॉस्को को हर एक खबर देता है। उस दिन जोशी की रिपोर्ट्स भी माइकल ने ही बॉस्को को दी थी और माइकल ने जानबूझकर बॉस्को को बचाने के लिए सीएम के हमलावर को गोली से उड़ा दिया था। लेकिन बॉस्को और माइकल दोनों ही अन्ना की मौत से काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि अन्ना बॉस्को का बहुत ही अच्छा दोस्त था। फिर बॉस्को माइकल से पूछता है कि अगर अन्ना की जगह पर मैं बैठा होता तो तुम क्या करते। फिर माइकल बॉस्को को कहता है मैं जाबर को ही मार देता। दरअसल माइकल बॉस्को के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी रेचल अर्जुन को अपने घर में मिला हुआ फोन दिखाती है। उस फोन का पता लगाने के लिए आखिर ये फोन किसका है, रेचल उसे चार्जिंग पर लगा देती है ताकि वो उसे ऑन करके पता लगा सके कि ये किसका है। फिर जैसे ही फोन ऑन होता है उसकी लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाती है। फिर वो स्क्रीन पर सुनील की फोटो देखकर समझ जाती है कि ये फोन सुनील का है। उसके अंदर बॉस्को और सुनील के बीच की रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें बॉस्को सुनील को कबड्डी मैच हारने के लिए कह रहा था। ये बात सुनते ही अर्जुन समझ जाता है कि उस दिन बॉस्को इस फोन के लिए रजा को क्यों डांट रहा था। फिर अर्जुन रेचल को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस फोन के ऑन होते ही इसकी लोकेशन जाबर के पास पहुँच गई होगी और वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तभी हम फिर से बॉस्को और माइकल को देखते हैं। बॉस्को माइकल को कहता है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन जो रिपोर्ट्स जाबर के पास है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तभी माइकल के पास जाबर का फोन आता है। जाबर माइकल को रेचल के घर पर आने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें सुनील के फोन की लोकेशन उसके घर से ही मिली है। ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जैसे ही उसने ये बात बॉस्को को बताई तो वो रेचल के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो माइकल को कहता है कि रेचल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब रेचल अर्जुन के साथ अपने फ्लैट से निकल रही थी तभी वहाँ पर जाबर आ जाता है। जाबर रेचल के साथ अर्जुन को देखकर काफी हैरान था। फिर वो रेचल के घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है, लेकिन जाबर को रेचल के पूरे घर में कुछ भी नहीं मिलता। इतने में वहाँ पर माइकल भी आ जाता है। फिर जाबर एक लेडी कांस्टेबल को रेचल के कपड़े उतारकर उसे चेक करने के लिए कहता है, जो कि रेचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जाबर अर्जुन को भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं था। इतने में रेचल भी वहाँ आ जाती है। फिर लेडी कांस्टेबल बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब रेचल जाबर की इस हरकत से उससे काफी नाराज थी। फिर वो गुस्से में जाबर को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन जाबर जाते जाते कहता है कि मैं दोबारा फिर आऊंगा। फिर जाबर अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद माइकल रेचल को जाबर से दूर रहने के लिए कहता है। तभी माइकल और अर्जुन में बहस हो जाती है। रेचल को जाबर पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में अर्जुन और माइकल दोनों को ही वहाँ से भगा देती है। फिर रेचल के अंदर जाने के बाद माइकल अर्जुन से सुनील का फोन मांगता है, लेकिन उसके बारे में अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बताता। माइकल कहता है कि मेरी तुम पर हर वक्त नजर रहेगी, और इतना कहने के बाद माइकल भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉस्को अन्ना की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी उसके पास रजा आता है। वो बॉस्को को कहता है कि आप मुझे बस एक ऑर्डर दो, मैं अभी की अभी उस माइकल को मार दूंगा। लेकिन बॉस्को रजा पर ही भड़क जाता है और उससे सुनील का फोन मांगता है। तभी अर्जुन वो फोन अपनी जेब से निकालकर बॉस्को को दे देता है, क्योंकि अर्जुन ने सुनील का फोन जाबर के आने से पहले ही लिफ्ट में छुपा दिया था, जिसकी वजह से जाबर उस फोन को ढूंढ नहीं पाया। अब बॉस्को सुनील का फोन ऑन करने ही वाला था कि तभी अर्जुन बॉस्को को रोक लेता है, क्योंकि फोन के ऑन होते ही उसकी लोकेशन पुलिस के पास चली जाएगी। लेकिन अर्जुन उस फोन का सारा डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। फिर बॉस्को उससे पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला। फिर अर्जुन बॉस्को को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे ये फोन रेचल के घर से मिला है। ये बात सुनकर बॉस्को को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो रजा से पूछता है कि आखिर तुम रेचल के घर में क्या करने के लिए गए थे। अब रजा बॉस्को के सामने कोई भी बहाना नहीं बना पाता, क्योंकि रजा छुप कर वहाँ पर गया था। दरअसल बॉस्को रेचल की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। वो नहीं चाहता कि रेचल उसकी वजह से किसी भी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए बॉस्को रजा को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है और उसको अपने अड्डे से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तभी अर्जुन बॉस्को को बताता है कि आज रेचल के घर पर जाबर भी आया था। ये बात सुनकर बॉस्को को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बॉस्को सीधा जाबर के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि वो रेचल को परेशान करना छोड़ दे, क्योंकि वो मेरे लिए एक परिवार जैसी है। ये बात सुनकर जाबर उसे कहता है कि तुम मुझे अभी जानते ही नहीं हो कि मैं दुश्मनी को कहां तक ले जा सकता हूं। इस बात पर बॉस्को कहता है, मैं जानता हूं, पहले तूने मेरे बाप को मारा, फिर मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। बॉस्को एक बार फिर से जाबर को रेचल से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जाबर बॉस्को को कहता है, चॉइस अच्छी है तुम्हारी, इतनी उम्र होने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी रंगीन है। फिर जैसे ही बॉस्को ये बात सुनता है, वो गुस्से में आकर जाबर पर थूक कर वहाँ से चला जाता है।
बॉस्को के जाने के बाद जाबर उसके थूक का सैंपल अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जलील होने के बाद रजा अपने गोडाउन में जाता है और फ्रिज में रखी हुई सुनील की बॉडी को देखता है जो कि उसने अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। फिर वो उसका वीडियो बना लेता है और उसके बाद रजा सीधा सीएम के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद रजा सीएम को कहता है कि हम दोनों मिलकर बॉस्को को खत्म कर सकते हैं, लेकिन सीएम रजा को कहता है कि ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो तुम बॉस्को को मारने की बात कर रहे हो। फिर रजा सीएम को सुनील की लाश की वीडियो दिखाता है जिसको देखकर सीएम को बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर रजा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीएम कहता है कि गटर के कीड़े कभी भी खत्म नहीं होते, बस बदलते रहते हैं, क्या पता कल का बॉस्को ये बन जाए। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं चौहान एक लेडी कांस्टेबल को साथ लेकर रेचल के घर पर आता है। फिर वो रेचल से अपने पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि सुनील के केस का हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर है। फिर वो रेचल को एक अपोलॉजी लेटर भी देता है। तभी उसके साथ आई लेडी कांस्टेबल रेचल से उसके वॉशरूम के बारे में पूछती है। वॉशरूम में जाने के बाद वो लेडी कांस्टेबल रेचल के बालों का सैंपल ले लेती है। फिर जाबर रेचल और बॉस्को के सैंपल का डीएनए चेक करवाने के लिए भेज देता है। अगले सीन में हम एक राइटर को देखते हैं जिसने अपनी बुक में अब तक जितने भी बड़े बड़े गुंडे हुए हैं उन सब के नाम लिख रखे थे, लेकिन इस बुक में बॉस्को का नाम नहीं था। फिर सभी रिपोर्टर्स उस किताब पर सवाल उठाने लगते हैं। तभी हम रजा को देखते हैं जो कि चर्च में बॉस्को से माफी मांगने के लिए आया हुआ था। तभी बॉस्को उसे अपने घर में आने के लिए कहता है क्योंकि वो चर्च में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर बॉस्को के कहने पर रजा उसके घर चला जाता है। बॉस्को के आते ही रजा उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ रेचल को ही प्रोटेक्ट कर रहा था और आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर बॉस्को रजा की बहुत ही बेइज्जती करता है। बॉस्को रजा को अपने पास बैठाकर कहता है कि जब तेरा बाप मेरे सामने मरा पड़ा था तो तेरी माँ तुझे छोड़कर भाग गई थी। उस दिन मैंने तुझे बचाकर ये जिंदगी दी। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ जाते हैं और उसको लगता है कि रजा कहीं उसका छोटा भाई तो नहीं। फिर अर्जुन सीधा श्रेयल के पास जाता है। अर्जुन अपनी माँ से पूछता है कि क्या आपने उस दिन मेरे छोटे भाई की जली हुई लाश को देखा था, लेकिन श्रेयल उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आदित्य अभी जिंदा है। इस बात पर अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी अर्जुन श्रेयल आंटी को बताता है कि मुझे एक रेचल नाम की लड़की से प्यार हो गया है और वो बहुत ही बड़ी वकील भी है। ये बात सुनकर श्रेयल को कुछ याद आता है और वो कहती है कि रेचल एक दिन यहाँ पर भी आई थी। उसका दोस्त माइकल भी यहाँ पर आसमी से मिलने के लिए आता जाता रहता है। तभी वहाँ पर आसमी भी आ जाती है और उसको देखकर अर्जुन जल्दी से छुप जाता है। आसमी आते ही अपने रूम में चली जाती है। फिर वहाँ जाकर वो उस किताब को पढ़ने लगती है जिसके अंदर श्रेयल आंटी के पति का नाम भी था और उसके पूरे परिवार की फोटो भी लगी हुई थी। ये देखकर आसमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि श्रेयल ने तो उसे बताया था कि उसका पति एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके बाद आसमी सीधा उस बुक के ऑथर को फोन करती है और उससे पूछती है कि आखिर ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली। फिर वो उसे एक लोकेशन बताता है जिसके बाद आसमी सीधा उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे श्रेयल के उसके पति के साथ काफी सारी तस्वीरें मिलती हैं। फिर जैसे ही आसमी घर आ रही थी उसे कुछ गुंडे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जाबर के पास भी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी जो कि उसके साथ मैच कर गई थी। तभी हमें जाबर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक दिन बॉस्को आकर उसकी पत्नी वेरोनिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। तभी वहां पर हम एक बच्चे को भी देखते हैं। फिर जाबर एक अननोन नंबर से रेचल को फोन करता है। जब रेचल पूछती है कि कौन है तो जाबर कहता है कि मुझे अपना बाप समझो। फिर वो रेचल को कहता है कि ये सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती, इसलिए हमें बात करने के लिए मिलना चाहिए और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इसके बाद जाबर फोन काट देता है। दूसरी तरफ आसमी को बॉस्को ने ही किडनैप करवाया था। फिर बॉस्को आसमी को बताता है कि जाबर पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा करप्ट ऑफिसर है। उसने 30 साल पहले मेरे बाप को भी मार दिया था। फिर बॉस्को आसमी को कुछ प्रूफ्स के साथ फोटो दिखाता है। वो बताता है कि आज से 30 साल पहले ये सभी फोटो लीक हो गई थी। फिर जाबर का ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन सीएम ने किसी कारण से जाबर को फिर से बुला लिया और अब माइकल भी उसके साथ मिल गया है। उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त अन्ना को भी बिना किसी वजह के मार दिया। ये बात सुनकर आसमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसकी सारी बातें सुनने के बाद आसमी वहाँ से चली जाती है। दरअसल बॉस्को आसमी को ये सारी बातें इसलिए बता रहा था ताकि वो ये सारी बातें मीडिया में लाए। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जाबर और वेरोनिका की शादी को काफी टाइम हो गया था। उस वक्त वेरोनिका प्रेग्नेंट थी और रेचल का बाप कोई और नहीं बल्कि जाबर ही है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब आसमी भी अपने घर पहुंच चुकी थी। तभी श्रेयल
उसे परेशान देखकर उसके पास आ जाती है। फिर आसमी श्रेयल को बताती है कि मुझे बॉस्को के लोग पकड़ कर ले गए थे, लेकिन वो श्रेयल के साथ ज्यादा बात नहीं करती। तभी श्रेयल आसमी के बैग में अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देख लेती है, लेकिन तभी आसमी आकर वो फोटोज श्रेयल के हाथ से छीन लेती है। श्रेयल पूछती है कि आखिर तुम अब करने क्या वाली हो। फिर आसमी कहती है कि मैं जाबर को एक्सपोज करने वाली हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रेचल अपने फ्लैट में माइकल को बुलाती है। वो माइकल को उस फोन कॉल के बारे में सब कुछ बता देती है और उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर बाद रेचल के घर पर अर्जुन भी आ जाता है। वो रेचल पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी, और इस बात से अर्जुन घबरा गया था। तभी अंदर आने के बाद अर्जुन वहाँ पर माइकल को भी देखता है, और दोनों एक दूसरे को देखते ही फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं। उनको बहस करता देख रेचल गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। फिर माइकल अर्जुन को बताता है कि आज रेचल के पास किसी का फोन आया था। वो कह रहा था कि उसे उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। इतने में आसमी भी टीवी पर जाबर के बारे में सब कुछ बता देती है। ये न्यूज सीएम भी सुन रहा था, जो कि जाबर के साथ था। फिर सीएम कहता है कि आज मैं प्रेस में तुम्हारे बारे में थोड़ा गलत बोलूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ मैं भी डूब जाऊंगा। अब तुम ये केस बंद कर दो। लेकिन जाबर उसे कहता है कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जोशी को पॉइजन देने के जुर्म में बॉस्को को पकड़ लेंगे। फिर सीएम कहता है कि ऐसा करने से बॉस्को अपना मुंह खोल देगा, लेकिन जाबर कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखो, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल आसमी के आने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। फिर आसमी कहती है कि तुमने भी तो बॉस्को के खास आदमी को यानी अन्ना को मार दिया। तभी उसके पास खड़ी श्रेयल आंटी माइकल को बताती है कि उसे बॉस्को के लोग पकड़ कर ले गए थे, और उसी ने इन सब के बारे में इसे बताया है। फिर माइकल बॉस्को के पास फोन करता है। माइकल कहता है कि आखिर आपने आसमी को अन्ना के बारे में क्यों बताया। फिर बॉस्को कहता है कि ये तो मैंने जाबर को अपने रास्ते से हटाने के लिए बताया था। फिर बॉस्को माइकल को कहता है कि जाबर को रेचल से दूर रखो, लेकिन माइकल कहता है कि आप ये काम रजा से क्यों नहीं करवा लेते। अब बॉस्को बताता है कि रजा गद्दार बन चुका है, वो कभी भी हमें फंसा सकता है, इसलिए जब भी वो तुम्हें दिखे तुम उसे शूट कर देना। तभी श्रेयल आंटी आसमी के पास आती है, लेकिन आसमी श्रेयल पर ही गुस्सा करने लगती है। वो श्रेयल को उस किताब में लगी उनकी फोटो भी दिखाती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि श्रेयल का पति एक गैंग वार में मारा गया था। ये बात सुनकर श्रेयल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो आसमी को अपने घर से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जाबर आज रेचल से मिलने वाला था। वो रेचल को फिर से फोन करके लोकेशन बताता है। अब रेचल भी उसके पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, लेकिन इतने में वहाँ पर रजा आ जाता है। रजा बहुत ही नाराज लग रहा था। फिर वो रेचल को जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। रजा कहता है कि हम दोनों अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें और मुझे बॉस्को से खतरा है, और थोड़े ही टाइम बाद मैं यहाँ का राजा बनने वाला हूँ, क्योंकि सीएम ने मुझे जबान दी है। लेकिन रेचल उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो रजा को अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन रजा खुद को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। इतने में श्रेयल आंटी बॉस्को के पास पहुंच जाती है। वो बॉस्को को कहती है कि मेरा पति तेरा ड्राइवर था, ना कि एक गुंडा। वो तेरी हर एक बात माना करता था। फिर वो बॉस्को को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती है, क्योंकि वो अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो गर्मा गर्मी में बॉस्को को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बॉस्को को उसके इस थप्पड़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी अर्जुन बॉस्को को अंदर चलने के लिए कहता है। फिर बॉस्को अर्जुन को बताता है कि श्रेयल अभी भी इस वहम में घूम रही है कि उसके दोनों बच्चे मारे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके छोटे वाले लड़के को मैंने उस दिन उसके घर से बचा लिया था। ये बात सुनकर अर्जुन के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अर्जुन का छोटा भाई अभी भी जिंदा है। इसके बाद बॉस्को अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी अर्जुन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और गन लोड कर लेता है। अब क्या अर्जुन उसको ठोक देगा, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा, और जैसे ही नेक्स्ट सीजन आया मैं उसे लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।